हेलो अभ्यर्थियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार वर्ष 2019 की परीक्षा सुचारू रूप से जारी रहेगी। हालांकि इसमें अभ्यर्थियों के पास अपने ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार है। साथ ही साथ वर्ष 2020 और 2021 की परीक्षा के क्या मायने होंगे, और यदि आप MPPSC 2021 का संभावित कट ऑफ जानना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक कर आप वह भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस अंक को। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कृपया इसे प्रेस कर दीजिए, ये एकदम निःशुल्क है। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि MPPSC 2019 के रिवाइज रिज़ल्ट में जो भी सब विसंगतियाँ हैं उनके बाद भी कैसे ये परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सालों के बाद ये रिज़ल्ट आया और इसमें फिर भी कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, लेकिन आयोग के नज़रिए से अगर हम देखें तो प्रशासनिक स्तर पर तो ये सही माना गया है, परंतु क्या अभ्यर्थियों के नज़रिए से भी ये सही है? तो आइए देखते हैं। अभी हमारा जो पुराना कट ऑफ था 2019 का, उसमें मेल और फीमेल श्रेणी में अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ 146 और 142 था। वहीं OBC कैटेगरी में ये 146 और 140 था। SC कैटेगरी में मेल कैटेगरी का 140 और फीमेल के लिए 136 कट ऑफ था। ST कैटेगरी के लिए 128 और फीमेल कैटेगरी के लिए 126 कट ऑफ था। EWS में आप पाएंगे कि ये 142 कट ऑफ था और फीमेल के लिए 134 था। इसका अब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं नए कट ऑफ से। जैसा कि आपको पता है, मेल और फीमेल श्रेणी में अनरिजर्व कैटेगरी में 154 और 152, वहीं OBC कैटेगरी में 148 और 142 87% लिस्ट में गया है, और 13% की सूची जो कि एक प्राविधिक सूची है, इसमें अनरिजर्व और OBC के लिए कट ऑफ अलग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मेल और फीमेल के लिए क्रमशः 146 और 144 कट ऑफ रहा है अनारक्षित में, और OBC में 140 और 136। तो दुविधा यहीं उत्पन्न हो जाती है। परंतु SC कैटेगरी में मेल में ये 138 140 की जगह प्राप्त हुआ है मेल में, और फीमेल के लिए ये 134 तक नीचे गया है। वहीं ST में ये मेल कैटेगरी में भी 2 नंबर कम हुआ है, हालांकि फीमेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं EWS कैटेगरी में ये 6 अंक गिरकर 136 पे पहुंचा है, और फीमेल कैटेगरी में भी इसमें 2 अंकों की कमी आई है, 132 हुआ है। तो अभी हम इसको अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फीमेल में और 3 क्वेश्चन मेल कैटेगरी EWS में कम हुए हैं। हालांकि ST कैटेगरी फीमेल में कोई परिवर्तन नहीं है, वहीं मेल में 1 नंबर कम हुआ है। साथ ही साथ SC कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों में 1-1 नंबर की कमी आई है। तो ये 3 श्रेणियों का कट ऑफ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसके बच्चे रोस्टर प्रणाली की वजह से जो भी मैरिटोरियस बच्चे थे उन्हें 87% की सूची और 13% सूची में स्थान मिला होगा। इसलिए ये 1 नंबर से लेकर 3 नंबरों तक कम हुआ है, और इसमें कई और बच्चों को स्थान मिला है। लेकिन अगर हम अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान इस वर्ग की महिलाओं को हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहले कट ऑफ 71 क्वेश्चन पर था, जो अब 72 144 हो गया है। तो ये सीधी बात है कि जिन भी महिलाओं के 71 नंबर थे वो सीधे अनारक्षित श्रेणी से बाहर हो गई हैं। ये अभी का परिदृश्य है। हालांकि मेल कैटेगरी में 146 नंबर प्राप्त अभ्यर्थियों को 13% की सूची में स्थान दिया गया है, लेकिन इसमें भी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन मायने रखता है। यानी जब तक इस 13% सूची का रिजल्ट नहीं आता तब तक ये सारे अभ्यर्थी दुविधा में ही रहेंगे। यानी ज़्यादा अच्छा तो ये होता कि डिसीजन पहले आता, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं 13% और 87% की सूची में अंकों में काफ़ी अंतर है। पहले 146 कट ऑफ गया था, जो कि अब 140 आया है, लेकिन ये प्राविधिक सूची है। इसी प्रकार 140 के स्थान पर 2 अंक कम होकर 2 प्रश्न कम होकर 136, लेकिन ये सब प्राविधिक सूचियाँ हैं। इन प्राविधिक सूचियों में से कौन सी सूची मान्य होगी अभी नहीं कहा जा सकता। 146 कट ऑफ के स्थान पर हो सकता है कि मेल में 4 प्रश्न बढ़कर और फीमेल में 5 प्रश्न बढ़ जाएं, और 154 और 152 तक कट ऑफ चला जाए, और हो सकता है कि यही कट ऑफ 146 और 144 रहे। तो यानी कि नुकसान सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल श्रेणी को हो रहा है, और साथ ही साथ इस नई प्रणाली 87% और 13% का एक प्रभाव OBC सीटों पर भी पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर यह सीधा प्रभाव डाल रहा है, जिसमें सबसे पहले वह अभ्यर्थी जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे, जिनका सिलेक्शन हो चुका था। इन सभी बच्चों की अपनी दुविधाएं हैं।
बाकी इसके बाद वह बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी में हाई कट ऑफ के बाद और ओबीसी कैटेगरी में भी हाई कट ऑफ के बाद बाहर हो गए हैं या प्रावधिक सूची में आ गए हैं। साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन रहने पर तो रिज़ल्ट मान्य होगा, परंतु 14% पर यह किस प्रकार मान्य होगा इसको हम समझेंगे। क्योंकि अभी समस्या ये आ रही है, प्रश्न ये उठ रहा है कि ये पहले 146 था जिसे अब 87% सूची में बढ़ाकर 148 किया गया है। वहीं जनरल का कट ऑफ जो 146 था वह प्राविधिक सूची में 146 ही रखा गया है। तो ये किस प्रकार निर्धारित किया गया है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि यहाँ पर और भी कई दुविधाएं हैं। इन सभी दुविधाओं के साथ भी ये रिज़ल्ट कैसे जस्टिफाई करता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आयोग ने कितनी सीटें आवंटित की थी। हालांकि हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि सीटों की संख्या हमारे अनुसार कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 137, ओबीसी के लिए 196, ईडब्ल्यूएस के लिए 57, एससी कैटेगरी के लिए 79 और एसटी कैटेगरी के लिए 102। यदि हम इसको 15 गुना करेंगे तो आयोग की जो सीटों की संख्या है उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार एक जो इसमें अनुमानित सीटें आएंगी वो कितनी होंगी। यदि हम अनरिजर्व को 15 गुना करते हैं तो 2055 अभ्यर्थियों का चयन होगा। ओबीसी में 15 गुना करने पर 2940 अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस में 15 गुना करने पर 855 अभ्यर्थी, एससी कैटेगरी में 15 गुना करने पर तकरीबन 1185 अभ्यर्थी और एसटी कैटेगरी में 15 गुना करने पर हमें तकरीबन 1530 अभ्यर्थियों की संख्या मिलेगी। कुल अनुमानित जोड़ लें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी जो कि होगी 6, 5 और ये 8, यानी 8,565 हमें ये संख्या प्राप्त होगी। और आयोग ने जो अपनी सिलेक्शन लिस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या दी है वो है 8,965, ये 87% की कंफर्म सूची। तो इसमें हम अगर देखें तो 400 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें कोई दुविधा नहीं आती, 400 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हो जाते हैं क्योंकि जिसके भी समान अंक होते हैं वो सभी अभ्यर्थी ले लिए जाते हैं। तो ये संभव है कि 400 अतिरिक्त आ जाएं। लेकिन अब इसमें पेच कहाँ आता है, देखिए पेच यहाँ पे ये आता है कि इसमें से 13% सीटें हटा दी गई हैं और 13% सीटें हटाने के बाद इन्होंने अपने विज्ञप्ति में बोला था कि ओबीसी की जो सीटें हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाएगा। 196 सीटों को 2 भागों में, यानी 14% और 13%। इस हिसाब से यदि हम इन्हें बांट देंगे तो ये हमें 14% में 101 और 13% में 95 सीटें प्राप्त होंगी। यानी ओबीसी के पास से ये 95 सीटें हट गई, ये प्रावधिक में चली गई। ये हाई कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेंगी। अब तो यहाँ पर पहला बड़ा नुकसान तो यही हो गया कि अब ये प्रावधिक हो गई और ये दोनों को नहीं पता, ना अनरिजर्व को ना ओबीसी को, ये किसके पास जाएंगी। तो इस दोनों के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, साक्षात्कार देंगे, लेकिन अंत में ये हाई कोर्ट तय करेगा। और इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी से 2177 और ओबीसी कैटेगरी से 2038 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। और ये सभी बच्चे लास्ट तक इंटरव्यू तक देंगे, इनके रिज़ल्ट बन जाएंगे और इन सभी के रिज़ल्ट बनने के बाद जब हाई कोर्ट डिसीजन देगा उसके बाद ये तय होगा कि इसमें से 2177 बच्चों का चयन होगा या 2038 बच्चों का चयन होगा। कुल मिलाकर ये 4215 बच्चे हैं और इन सभी की ये समस्या साक्षात्कार तक बनी रहेगी। हालांकि इसमें एक रिलीफ, एक कह सकते हैं कि एक राहत ये रहेगी कि इसके बाद जब बच्चे साक्षात्कार में चयनित होंगे तो वहाँ पर इन बच्चों की संख्या 3 गुनी रह जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न है प्रीलिम से जुड़ा हुआ। जिन भी ओबीसी के बच्चों को 87% की सूची में लिया गया था और जिन एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 87% में लिया गया, उनका चयन तो कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों को अनरिजर्व कैटेगरी में जो 13% की सूची है उसमें उनके मैरिटोरियस बेस पर लिया गया है, मेन प्रश्न यही है, तो क्या उनको उनके वर्ग में भी रखा गया है? क्योंकि अगर मान के चलिए कि बाद में अगर ये अनरिजर्व वाली सूची हट गई और ओबीसी को आरक्षण मिला तो फिर क्या वो बच्चे हटा दिए जाएंगे? हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं सरलता से। देखिए, आयोग के अनुसार ओबीसी के जो 196 सीटें हैं उन्हें सबसे पहले 14% और 13% में तोड़ दिया जाएगा।
जब इन्हें 14% और 13% में तोड़ा जाएगा तो बाकी कैटेगरी के साथ इन्हें ऐड किया जाएगा, जो भी अन्य कैटेगरी हैं, तो ये 100% हो जाएंगी। और इसमें से 13%, ये 95 सीटें छोड़ने के बाद 571 सीटों में से जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर ये हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, यानी 476 सीटों पर यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन 476 सीटों पर यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ 87% की सूची कंफर्म हो जाएगी और बाकी बची 95 जो सीटें हैं वो 13% में आरक्षित रख दी जाएंगी। ये 13% सीटें यानी 95 सीटें ओबीसी या अनरिजर्व किसी एक वर्ग को दी जाएंगी। अब इस अनरिजर्व वाली कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के बच्चे शामिल हैं या नहीं, यही प्रश्न सबसे बड़ा है कि आप कृपया कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको अनरिजर्व 13% श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि रोस्टर तो वहाँ भी हटा होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ओबीसी को जो स्थान मिले हैं वो उनको 87% की लिस्ट में उनका 14% आरक्षण और अनरिजर्व श्रेणी में मैरिटोरियस बेस पर उन्हें स्थान मिलेगा, परंतु यदि उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के 13% में सिलेक्शन दिया जाता है और बाद में ये फैसला आता है कि ओबीसी का हम 27% आरक्षण स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उस श्रेणी में जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में जो ओबीसी के बच्चे आए हैं क्या उन्हें हटा दिया जाएगा? इसे फिर से हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं और सरल भाषा में समझने का, क्योंकि देखिए ये प्रश्न बाद में एक दुविधा ज़रूर क्रिएट करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी ओबीसी के केवल 1715 बच्चों का चयन किया गया है और जो प्रावधिक सूची है उसमें 2038 बच्चों का चयन किया गया है। सबसे पहली दुविधा तो यही उत्पन्न हो जाती है, बाकी सभी कैटेगरियों से अभ्यर्थियों की संख्या हमारे द्वारा अनुमानित सीटों से लगभग पूर्ण हो चुकी है, परंतु ओबीसी कैटेगरी में ये काफ़ी कम हो गई है। तो रोस्टर के बाद बहुत सारे बच्चे शायद हो सकता है कि अनरिजर्व श्रेणी में चले गए हों। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी की जो हम आपको दुविधा बता रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1715 बच्चे हैं ये कितने हैं, ये 14% है और ये 2038 बच्चे 13% हैं। तो अब देखिए 14% में तो 1715 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 14% में, और 13% में 2038 बच्चों का। तो ये थोड़ा सा मतलब एक मन में दुविधा उठाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि रोस्टर प्रणाली के कारण ये सब हो रहा हो। अभी हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी को जो 14% कन्फर्म रिजर्वेशन 87% की सूची में दिया गया है और रोस्टर में जो उन्हें 27% की सूची में मैरिटोरियस बेस पर आने के लिए सभी श्रेणियों को ओपन दिया गया है। तो इसमें कट ऑफ गया है हमारा मेल के लिए 77 और फीमेल के लिए इसमें कट ऑफ है 76, यानी जो भी इसको क्रॉस करता है वो अनरिजर्व श्रेणी में 87% की अनरिजर्व कैटेगरी में अपना सिलेक्शन पाने के लिए हकदार है। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में पिछले कट ऑफ के मुकाबले 1 अंक बढ़ के 74 और 1 अंक महिला में भी बढ़कर 71 नंबर जो भी लाता है वो 87% की सूची में अपना स्थान कंफर्म करा लेगा। तो आयोग यहीं पर अपना मेन चीज़ बता रहा है। देखिए कैसे उन्होंने ये साफ बताया है कि 26% की और 87% की सूची अलग अलग है। 26% की सूची वाला बच्चा 87% की सूची में नहीं जाएगा और इसी कारण अनरिजर्व की कैटेगरी में भी ये जो फीमेल श्रेणी है इसमें 1 नंबर बढ़ा दिया गया है और ओबीसी श्रेणी में 3 नंबरों तक की कमी आई है, 3 प्रश्नों तक की। हालांकि इसमें हम देख पाएंगे कि कोई भी एक श्रेणी ही चुनी जाएगी बाद में, ये हम बार बार उसी चीज़ को बता रहे हैं। तो इसमें यही बेस्ट रहेगा कि अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं तो इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद जैसे अभी 1918 बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसके बाद ये सभी बच्चे जिनको अभी परीक्षा देनी पड़ेगी और फिर बाद में वो हटाए जाएंगे तो उन्हें फिर परेशान होना पड़ेगा। यानी कि हम अंत में आपको एक बार फिर वही प्रश्न दोहरा रहे हैं। देखिए 70 से 72 तक 13% की सूची में ओबीसी ने स्थान प्राप्त किया है, लेकिन क्या इन्हें अनरिजर्व में जो 73 नंबर लाने हैं मेल कैटेगरी में, क्या उसमें भी स्थान मिला है? जैसे हम सभी को ये ज्ञात है कि 74 क्वेश्चन से 76 क्वेश्चन सही होने पर ओबीसी की 14% सूची में स्थान प्राप्त होगा और वहीं 77 या उससे ऊपर नंबर यदि कोई भी लाता है तो वो मैरिटोरियस बेस पर किस में चला जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन क्या ये 73 नंबर लाने पर अनरिजर्व कैटेगरी की 13% सूची में शामिल किया गया है, और यदि किया गया है तो बाद में ये लिस्ट हटती है तो क्या उन सभी बच्चों को हटा दिया जाएगा, उन्हें उनकी श्रेणी में स्थान नहीं दिया जाएगा? तो ये कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2019 का जो कट ऑफ आया है उसमें हमें 2 सूची प्राप्त हुई हैं, एक 87% की और एक 26% की। अब 87% की सूची में जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ तो क्लियर है, लेकिन 26% में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, क्या यहाँ पर OBC, SC, ST, EWS आदि को स्थान मिला है? जो मैरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो 73 प्रश्न सही करके आए हैं, और क्या उन्हें उनकी श्रेणी में स्थान नहीं मिलेगा? यदि बाद में ये श्रेणी हटा दी जाती है तो क्या 73 नंबर से 75 या 76 नंबर तक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को अपनी इस उम्मीदवारी से हाथ धोना पड़ेगा? तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सवाल में यही है। बाकी जो उन्होंने कैविएट दायर की है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके हिसाब से उनका रिज़ल्ट गलत नहीं है, और उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने इसमें 4 श्रेणियाँ अलग अलग डिफरेंट निर्धारित की हुई हैं। 2020 के रिज़ल्ट में भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो 27% से आया था। अभी कुछ उम्मीदवार ये मांग भी कर रहे हैं कि यह 87% और 26% के फॉर्मूले से नहीं आया है। तो अभी तक हालांकि इस पर किसी ने भी याचिका नहीं लगाई है, लेकिन अगर कोई इस पर याचिका लगाएगा तो ये बिल्कुल संभव है कि 2020 का रिज़ल्ट भी इसी फॉर्मूले से दिया जाए। लेकिन अभी इसमें मेंस का ही रिज़ल्ट आना है जैसा हमें लग रहा है। और 2021 की परीक्षा का यदि रिज़ल्ट आपको अगले 1 आध दिन में दिखाई दे जाता है तो ये इस बात पर मोहर होगा कि जिस ओर आयोग बढ़ रहा है वो उससे पूरा सहमत है और उन्हें उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। वो इसी पैटर्न पर अपने पेपर को आगे लेके बढ़ेंगे और रिज़ल्ट तक लेके जाएंगे। तो इस बात की आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि ये पेपर अब बीच में रुकेंगे, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि परीक्षा होना इम्पॉर्टेंट है और जल्द से जल्द ये क्लियर हो जाए। धन्यवाद।